आम इंतखाबात के 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि किसकी हुकूमत बनी, किसकी हुकूमत नहीं बनी, कौन जीता, कौन हारा और किसकी हुकूमत साजी आगे होगी। इसी पर आज हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे जावेद महमूद साहब से। जी जावेद साहब, अलायंसेस चल रही है, पार्टी मीटिंग्स हो रही हैं, इल्ज़ामात के बौछार हो रहा है, लेकिन अभी भी सियासी अदम इस्तेकाम ठंडने का नाम नहीं ले रहा। जी शुक्रिया बहुत बहुत। असल में जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया है उसमें मेजॉरिटी तो किसी के पास नहीं है। अब उसमें यही ऑप्शन है कि जो बड़ी पार्टी हैं वो अलायंस कर लें। अलायंस में भी ये है कि जो फैसिलिटेट किया जा रहा है वो पीडीएम को किया जा रहा है, जिसको नून लीग लीड करेगी और सेकंड में पार्टी उसमें पीपल पार्टी होगी, बाकी एमकेएम और इस तरह की होंगी। और जो पीटीआई है वो अभी तक उसको एक तरह से रोका जा रहा है किसी न किसी तरीके से कि वो आज़ाद हो के ज़्यादा सीटें लेके भी वो हुकूमत ना बना सकें। तो वो कभी किसी से अलायंस करते हैं, कभी किसी से करते हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं। जैसे अभी आज की जो लेटेस्ट खबर है कि जी मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने भी यू टर्न ले लिया और वो कह रहे हैं जी पीटीआई से हमारा कोई इत्तेहाद नहीं होगा। तो मौलाना फजल रहमान के यू टर्न के ऊपर जैसे कि उन्होंने अभी कह दिया है कि भाई मेरी हमदर्दियाँ नून लीग के साथ है, यानी कि उन्होंने नून लीग को भी दस्तक दे दी है कि भाई मैं आपके साथ आना चाह रहा हूँ, क्योंकि नून लीग भी ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दिए हैं कि भाई हम अभी भी हमारी बड़ी इंक्लिनेशन मौलाना साहब के साथ है, हम बहुत चाहते हैं कि वो हमारे साथ मौलाना आ जाए, हमारे साथ मिल बैठ कर हम हुकूमत बनाएं। लेकिन वहीं मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि मैं हुकूमत का इज्जत नहीं करूँगा, लेकिन नून लीग के साथ हमदर्दियाँ ज़रूर है। जी अभी जो इस दफ़ा जो रिज़ल्ट आया है ना उसमें मौलाना साहब खासे नाराज़ हैं। एक तो उन्हें सीटें बहुत कम मिली हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें जानबूझ के कम सीटें दी गई। दूसरा वो कह रहे थे कि लास्ट टाइम जो पीडीएम बना था उसमें उन्होंने मुझे चेयरमैन सदर वगैरह बनाया हुआ था, इस दफ़ा मुझे पूछा ही नहीं है पीडीएम ने। और ऊपर से ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास नंबर पूरे हैं, हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है। अब उन्होंने वो गुस्सा निकालने के लिए ये किया कि पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों चाह रहे थे कि कोई अलायंस बन जाए। वो एक हफ्ता जब उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया तो उनको 2 सीटों का भी गिफ्ट मिल गया कि वो खुद भी हारे हुए थे और वो जीत गए। एक सीट और मिल गई और उसके बाद फिर उनको पॉजिटिव इशारे तो वो आने शुरू हो गए पीटीएम के हवाले से। यही वजह है कि उन्होंने आज साफ इनकार कर दिया है कि वो पीटीआई से अलायंस नहीं कर सकते। पीटीआई से गुस्से में है कि पीटीआई ने कॉन्फ्रेंस क्यों कर दी है, कह रहे क्या ज़रूरत थी मेरे खिलाफ कॉन्फ्रेंस करने की, तो गुस्से की वजह से इन्होंने यू टर्न लिया या? लेकिन गुस्सा तो उनका पुराना है ना। और पीटीएम जो पीटीआई जो है वो पिछले 20 साल से मौलाना साहब को गालियां भी दे रही थी, बददुआएं भी दे रही थी और जलसों में ये नहीं कि छुप छुपा के। अब जब ये अलायंस की बात निकली तो सारे हैरान। जो पीटीआई के सपोर्टर थे वो हैरान तो क्या, वो तो परेशान। और सारी कौम हैरान कि ये डीजल आग जो है ये कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। तो उसका कुछ लोगों को आइडिया यही था कि ये 2-4 दिन बाद यही होगा कि दोनों में से एक पार्टी ना कर देगी। तो यही हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने उन्होंने आज कह दिया कि जी हम पीटीआई के साथ नहीं अलायंस करेंगे। तो जवेद साहब, इसी पर जो चल रही है कि बौछार जो उन्होंने मचा दी है कमिश्नर साहब ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सारा कुछ कर दी, थे लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको 10 दिन बाद कैसे याद आए ये सब कुछ करना। 10 दिन बाद ही जमीयत क्यों जागा, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी है लेकिन उसमें कोई शवाहिद भी पेश किए, कुछ इस तरह से नहीं किया। वहीं पर वो न बातें कर रहे खुदकुशी के भी, और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून तहकीकात करवाने के बजाय अभी वो पर ये कह रहे हैं कि इनका ज़हनी तवाज़ुन भी ख़राब है। वहीं उन्होंने चीफ जस्टिस को भी घसीट दिया, उन पर इल्ज़ाम लगा दिए, तो चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि भाई इल्ज़ाम तो लगाओ लेकिन सबूत भी लेकर आओ। तो इस पर आप क्या कहेंगे, ये क्या है? देखिए ये जो सैटरडे को उन्होंने एक तरह से पूरे पाकिस्तान में दलदला जो है वो क्रिएट कर दिया कि जी 13 सीटों पे मैंने धांधली करवाई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी ने धांधली करवाई, उन्होंने कहा मैंने धांधली करवाई है।
और इल्ज़ाम लगाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैंने खुदकुशी का सोचा तो लेकिन की नहीं, कर लेते तो अच्छा था, कौम को ये होता कि चलो ये गंद ख़त्म हुआ। अब यह है कि उन्होंने इल्ज़ामात तो लगा दिए, अब मसला नेक्स्ट जो है वो सबूत देने का है। और इलेक्शन कमीशन ने जो कल कमेटी बनाई थी, आज उन्होंने इंक्वायरी शुरू की है। 5 डिप्टी कमिश्नर के उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं और उनकी जो इनिशियल जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं जी हमने ना तो कोई धांधली की है, ना रिकॉर्ड चेंज किया, ना हमारे ऊपर दबाव है। तो लग ये रहा है कि जैसे इसकी इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो उसके बाद सच जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन इसका ये है कि पॉलिटिकली बहुत सिस्टम को बहुत डैमेज हुआ। बिल्कुल, पीटीआई को भी तो एक वो मिल गया सियासी इंडियन, यानी पीटीआई ये कह रही थी कि हमारी बात देखें, कमिश्नर ने कंफर्म कर दी, जो हम कह रहे थे धांधली हुई है तो वो एक सरकारी ओहदेदार ने कंफर्म कर दी। और जो दूसरी पार्टियां हैं जो डैमेज हुई हैं, जिसमें नून लीग है, ज़्यादा सीटें उनको मिली हैं पिंडी से, और पीपल पार्टी है वो मुकाबला कर रहे हैं कि जी नहीं ये हमारे खिलाफ जो है साजिश की गई है। और हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि मुझे बाकायदा मुबारकबाद दी गई थी, कमिश्नर साहब ने फ़ोन किया तो मुबारकबाद भी दी है। तो 9 दिन बाद ऐसे क्या? जी जी, उनको मुबारकबाद दी, और जो वहाँ से पीपल पार्टी के राजा परवेज अशरफ हैं उनको भी कह रहे हैं कि जी मैंने जितवाया। तो ये एक तरह से बहुत ही सीरियस किस्म के एलिगेशन है, और ये इसका होना चाहिए, क्योंकि ये जो बार बार जब से इलेक्शन हुए हैं हर पार्टी रो रही है कि जी धांधली धांधली, तो वो इस केस को टेस्ट केस के तौर पे बनाएं और पता चले कि भी ये कितना सच है और कितना झूठ है। और सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि अभी तो आप सिर्फ पिंडी का रोना रो रहे हैं, अगर आपको कराची की तरफ आना पड़ जाए तो शायद उससे भी बुरी खबरें आना शुरू हो जाएं। जावेद साहब ये बताएं कि इसके बाद, इन सारे इल्ज़ामात के बाद जब हुकूमत साजी होगी तो उस पर आप क्या देखते हैं? सबसे अहम जो वजारत है, वजारत ख़जाना, वो किसको मिलेगी? देखिए उसमें अभी तक नाम तो फ्लोट नहीं हुआ, लेकिन उसमें इसहाक डार साहब जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगते तो हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो इस दफ़ा आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। उसकी ये वजह है कि लास्ट टाइम पीडीएम में जब वो आए थे, मिफ्ता इस्माइल को हटा के आए थे बड़े ज़ोरों से कि डॉलर को मैं 250 पे लेके आऊँगा, तो जैसे ही आए उन्होंने 4 दिन तो 15-20 रुपए कम किए, और उसके बाद जो डॉलर को उन्होंने फ्री हैंड दिया, और उसके बाद ओपन मार्केट में 330 पे चला गया और इंटरबैंक में 305 पे चला गया जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी थी। तो लगता ये है कि अगर इसहाक डार को दोबारा एज ए फाइनेंस मिनिस्टर लेते हैं तो वो कोई शायद अच्छा एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि जो पहले करके गए हैं वो खासा डैमेज करके गए हैं, उसमें इकॉनमी को भी पाकिस्तान को भी। वो इस तरह से करके गए हैं कि आईएमएफ के साथ जो अरेंजमेंट करना था उसको आखिरी वक्त तक वो लटकाते रहे। उसका नतीजा ये निकला कि डॉलर जो था वो 260, 65, 70 से बढ़ता बढ़ता वो 330 रुपए पे ओपन मार्केट पे चला गया। ओपन मार्केट में इसलिए कह रहा हूँ कि कंज्यूमर को ओपन मार्केट वाला रेट अफेक्ट करता है। मतलब हम लेने जाएंगे, खरीदेंगे, या जो भी पाकिस्तान से बाहर जा रहा है उसको ओपन मार्केट रेट लगेगा, और जब महंगाई बढ़ती है तो वो भी वो कहते हैं जी देखो ओपन मार्केट में कहाँ से कहाँ चला गया। तो अभी तक नाम फ्लोट नहीं हुआ, लेकिन पीपल पार्टी के 1-2 लोग वो कह रहे हैं कि जी अगर इनका नाम आया तो हम मुखालफत भी करेंगे। ऐसा क्यों? वही मैंने आपको बताया ना कि पीडीएम में जो इन्होंने 1.5 साल के करीब किया है, वो मिफ्ता इस्माइल इतना बुरा तो नहीं था, तो वो उसको हटा के ये खुद आए कि जी मैं उससे बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन जब किया तो वो उससे भी कई गुना बर्बादी फेरी इन्होंने। एक तरह से इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का जो पीटीआई 4 साल में नहीं कर सकी थी, इन्होंने अपने वो 1.5 साल या 1.25 साल था उससे ज़्यादा तबाही इन्होंने की गलत फैसले कर करके। हालांकि लोग कहते भी रहे हैं कि आईएमएफ से जो डील कर रहे हैं इसको इतना डिले ना करें कि आपका रुपया हर रोज़ जो है वो डिवैल्यू हो रहा है और हर रोज़ चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं किया। आखिरी वक्त में जब
छोड़ना था महीना डेढ़ पहले, तो ये IMF से एग्रीमेंट साइन करके और ये इंस्टॉलमेंट वगैरह उसकी लेके तो वो खुद चलते बने, और उसके नतीजे में जो महंगाई के बम अवाम पे अभी तक गिर रहे हैं वो तो गए थे, लेकिन केयर टेकर ने अब उनकी जिम्मेदारी पूरी करनी थी, जो फैसले वो करके गए थे। साथ में ये बाइंडिंग था कि IMF के साथ जो भी एग्रीमेंट होगा, जो भी शराइत होंगी, जो आगे जो हुकूमत आएगी वो उस पर अमल करेगी। और उसी की वजह से आज हर बंदा जो है जिसको 5,000 बिजली का बिल आता था वो 15 से 25,000 दे रहा है, और जिनके घरों में गैस है वो दुआएं मांग रहे हैं कि गैस ना ही आए, मीटर भी उतार के ले जाए। मैं आपको लाहौर के 2 केस बताता हूँ जानने वालों को। एक कंज्यूमर है घर का, उनको 50,000 का बिल आया है गैस का, हालांकि लाहौर में 2 या 3 टाइम गैस छोड़ रहे हैं पकाने के लिए, उनके पास सिलेंडर भी है, वो सिलेंडर भी यूज़ कर रहे हैं। 50,000 का बिल आया है, ऐसे लग रहा है जैसे घर नहीं वो कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं। ऐसे ही दोस्त को दे रहे हैं। एक कंज्यूमर का 3 महीने पहले मीटर काट के ले गए, ठीक है, लेकिन इनकी सुई नॉर्थन कंपनी की ईमानदारी देखो कि उनको बिल हर महीने ईमानदारी से भेज रहे हैं, यानी बिल भेजने से बाद नहीं आए, मीटर कट गया, कनेक्शन कट गया, बिल नहीं कटा, बिल मसलसल भेज रहे हैं। तो ये एक तरह से ना हुकूमती इदारे जो हैं वो लूट मार कर रहे हैं। ये इसका जो है ना कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए। यानी कंज्यूमर को इन्होंने ये समझ लिया है कि ये हमारे क्लाइंट हैं, जितना चाहे इनको लूट रहे हैं। ठीक जावेद साहब, ये तो एक चैलेंज होगा अपनी नई मखलूत हुकूमत के लिए, और इसको देखना हम सबके लिए। बाकी बहुत शुक्रिया आपका। जी व्यूअर्स, ये थी आज की अपडेट्स। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ होगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।